हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और ये सेशन इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। तो जो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है गुड्स। गुड्स बच्चे एक फिज़िकल आइटम होती है जिसका कि हम ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं और उसको हम सेल करने के लिए परचेज़ करते हैं। कई बार ये जो आइटम होती है हम एज इट इज़ ही परचेज़ करके रीसेल कर देते हैं और कई बार उस पर हम कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद नया कोई प्रोडक्ट बना के फिर उसको सेल करते हैं। तो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है ट्रेड रिसीवेबल। जब भी बिज़नेस के तहत हम गुड्स सेल करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके तहत अगर हमें कुछ अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है, अभी रिसीव होना है, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें बेटा दो टर्म्स होती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार जो है गुड्स सेल की होती हैं या उधार सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं। तो ये लोग बिज़नेस के कर्जदार होते हैं। तो ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं, इनको हम बैलेंस शीट में एज ए करंट एसेट शो करते हैं। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बच्चे क्रेडिट सेल के तहत दोनों पार्टीज़ की सहमति पे अगर जो उधार का पीरियड है उसको स्पेसिफाई करने के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इशू किया जाता है, जिसमें कि जिसने पैसे लेने होते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ड्रॉ करता है, और जिसने पैसे देने होते हैं वह उसको साइन करता है। तो इसमें जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट पे करने का प्रॉमिस किया जाता है। तो बच्चे इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं और इन दोनों के टोटल को, डेटर्स और बिल रिसीवेबल के टोटल को हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं और इसको हम अपनी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के तौर पे शो करते हैं। तो बच्चे जो नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो है ट्रेड पेएबल्स। बेटा जब हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस के लिए या सर्विसेज लेते हैं तो उसका अमाउंट अभी हमने पे नहीं किया, अभी अमाउंट पेएबल है, तो वो उसको हम बोलते हैं ट्रेड पे। स्टूडेंट्स ट्रेड पेएबल में दो टर्म्स इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार गुड्स परचेज की होती हैं और या फिर उधार सर्विसेज ली होती हैं, तो हमने उनको कोई पेमेंट नहीं की होती तो इसलिए हमने उनके अभी जो है पैसे पे करने होते हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं। तो इनको बैलेंस शीट में हम एज ए करंट लाइबिलिटी शो करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बिल्स पेएबल। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि ये सेल और परचेज में जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनकी सहमति पे इशू किया जाता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और जिस पार्टी ने पैसे लेने होते हैं वो इसको ड्रॉ करता है और जिस पार्टी ने पैसे देने होते हैं वो इसको एक्सेप्ट करता है, और इसमें एक निश्चित अमाउंट जो है निश्चित डेट पे करने का जो है वो प्रॉमिस किया होता है। तो बिल पेएबल जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं। तो क्रेडिट और बिल पेएबल का जो टोटल होता है वो ट्रेड पेएबल होता है, वो हमारी लाइबिलिटी है और इसको हम बैलेंस शीट में एज ए करंट लाइबिलिटी शो करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारी टर्म है वो है डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट एक तरह की लिस्ट प्राइस में रिडक्शन होती है। जो भी प्राइस जो है वो प्रिंट होती है प्रोडक्ट पे, उसमें जो भी रिडक्शन होती है, जो कम प्राइस हम जो पे करते हैं या हम रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो बेटा ये दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सेलर द्वारा बायर को गुड्स की परचेज के टाइम पे दिया जाता है कि अगर कुछ कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाइड करते हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंगली। तो बेटा ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट परचेज और सेल के टाइम पे होता है तो उसको हम उसकी टोटल वैल्यू में से डिडक्ट करने के बाद ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। मतलब नेट सेल्स या नेट परचेज ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट डिस्काउंट है वो है कैश डिस्काउंट। बेटा ये कैश पेमेंट को इनकरेज करने के लिए जो है वो दिया जाता है। तो ये जिस पार्टी द्वारा ये
डिस्काउंट दिया जाता है उसके लिए ये एक्सपेंस होता है, और जिसको ये डिस्काउंट रिसीव होता है उसके लिए ये इनकम होती है। तो बेटा ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है दोनों पार्टीज़ के, मतलब जिस पार्टी ने डिस्काउंट दिया है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो होगा क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस है, और जिस पार्टी को ये रिसीव हुआ है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में एज ए इनकम शो होगा। तो बच्चे जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है बैड डेट्स। बेटा जब भी हम उधार सेल करते हैं जिन लोगों को, वो हमारे डेटर्स होते हैं। अगर उनसे हमें कुछ अमाउंट ना रिसीव हुआ हो और ना ही रिसीव होने की कोई उम्मीद हो तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं बैड डेट। तो ये बिजनेस के लिए लॉस होता है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करती हैं। तो बच्चे जो नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो है बुक वैल्यू। बेटा बुक वैल्यू वो अमाउंट होता है जिस पे कि हम आइटम्स को बुक्स में शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने जो मशीनरी है वो 10,000 पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे शो की है, तो वो 10,000 की जो वैल्यू होगी उस एसेट की, वो होगी बुक वैल्यू। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है डेप्रीशिएशन। तो बच्चे डेप्रीशिएशन जो टर्म है वो हमारी एसेट्स से रिलेटेड होती है। एसेट्स जो कि बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम बिज़नेस में बेनिफिट लेने के लिए यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा क्योंकि हम उसको एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू में जो है वो कमी आ सकती है, उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो सकती है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि हमने उसको यूज़ किया है काफ़ी, इस वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, या फिर समय की वजह से, काफ़ी समय से वो हमारे पास है इस वजह से हम उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है, या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से कि उसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से, मतलब किसी भी वजह से अगर जो डेप्रीशिएशन की जो है एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज़ आता है, जो फॉल आता है, उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो बच्चे ये एक तरह का जो फिक्स एसेट होती है उसकी कॉस्ट को डिवाइड करने से रिलेटेड है। किस में डिवाइड करना है? उस एसेट की एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ में। तो जितने साल भी हम अनुमानित उस एसेट को बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं उसकी कॉस्ट को उस लाइफ में, उस नंबर ऑफ़ ईयर्स में हम डिवाइड करके जितना भी अमाउंट आता है उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं, और उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। तो ये एक हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो बेटा नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है एंटिटी। एंटिटी बेटा उस बिज़नेस यूनिट को या इकोनॉमिक यूनिट को हम कहते हैं जो कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। तो बच्चे जैसे कि इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकते हैं, पार्टनरशिप आ सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं, इसमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ, फॉर एग्जांपल कि रिलायंस, टिस्को, टाटा, बिरला, तो ये सारे क्या हैं? इकोनॉमिक यूनिट, बिजनेस यूनिट, और इसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अकाउंटिंग एंटिटी भी बोल सकते हैं। तो बच्चे जो नेक्स्ट है वो है इंसॉल्वेंट। बेटा इंसॉल्वेंट वो पर्सन या फिर वो बिजनेस हाउस या एंटिटी होते हैं जो कि इस पोजीशन में नहीं होते कि वो अपने कर्जे पे कर सकें। तो उनकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनके एसेट्स से ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए हम उनको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट है सॉल्वेंट। बेटा सॉल्वेंट उस पर्सन और उस बिजनेस हाउस या एंटिटी को बोलते हैं जो इस पोजीशन में होते हैं कि अपने कर्जे पे कर सके, मतलब उनकी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है और उनकी एसेट्स इतनी इनफ होती हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को आसानी से पे कर सकें। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रोप्राइटर। बेटा प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो कि बिजनेस में हर तरह बिजनेस में अपना जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है और हर तरह का जो भी रिस्क है, जो जोखिम है, उसको बेयर करता है।
तो ये लोग इसको हम प्रोपराइटर बोलते हैं। तो सोल प्रोपराइटरशिप में हम इसको ओनर भी बोल सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में हम इनको पार्टनर्स बोलते हैं, और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम इनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है फाइनल अकाउंट। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है हर एक बिजनेस हाउस में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर की जाती हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस हाउस अपने एफर्ट्स का, अपनी एक्टिविटीज़ का रिजल्ट जानने के लिए अपनी जो बिज़नेस की लाइफ होती है उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेता है, और ये छोटे छोटे जो इंटरवल्स होते हैं उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो जनरली ये अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ हो तो हम उसको वही अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं जो भी हमें शो किया गया हो, अदरवाइज़ हम फाइनेंशियल ईयर को ही अकाउंटिंग पीरियड मान के जो है अपने जो क्वेश्चंस है वो करते हैं। तो बेटा, उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि एक सोल प्रोपराइटरशिप जो बिज़नेस है उसमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो और बैलेंस शीट एज इट इज़ ही प्रिपेयर की जाती है। तो बेटा, इस तरह आज का जो सेशन था ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट सेशन था। आई होप आपको ये सारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। तो बेटा, ट्रेड पेएबल में 2 टर्म्स इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो बेटा, ट्रेड पेएबल्स में 2 टर्म्स इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार गुड्स परचेज़ की होती हैं या फिर उनसे उधार सर्विसेज ली होती हैं, तो हमने उनको पेमेंट नहीं की होती, अभी हमने उनको पैसे पे करने हैं, तो इसीलिए वो हमारी लायबिलिटी होते हैं। तो इनको हम बैलेंस शीट में एज ए करंट लायबिलिटी शो करते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है बिल्स पेएबल। बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। ये दोनों पार्टीज़ जो सेल और परचेज़ में इन्वॉल्व होती हैं उनकी सहमति पे इशू किया जाता है। तो जिस पार्टी ने पैसे लेने होते हैं वो इसको ड्रॉ करता है, और जिसने पैसे पे करने होते हैं वो इसको एक्सेप्ट करता है साइन करके। तो इसमें कुछ अमाउंट एक निश्चित डेट पे करने का प्रॉमिस किया होता है। तो बिल पेएबल जो है वो हमारी लायबिलिटी होते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम ट्रेड पेएबल बोलते हैं। तो बच्चे, ट्रेड पेएबल में 2 टर्म्स इंक्लूड होती स्टूडेंट्स ट्रेड पेएबल में 2 टर्म्स इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार गुड्स परचेज़ की होती हैं और या फिर उधार सर्विसेज ली होती हैं, तो हमने उनको कोई पेमेंट नहीं की होती, तो इसलिए हमने उनके अभी जो है पैसे पे करने होते हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी होते हैं। तो इनको बैलेंस शीट में हम एज ए करंट लायबिलिटी शो करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बिल्स पेएबल। बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि ये सेल और परचेज़ में जो 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनकी सहमति पे इशू किया जाता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, और जिस पार्टी ने पैसे लेने होते हैं वो इसको ड्रॉ करता है, और जिस पार्टी ने पैसे देने होते हैं वो इसको एक्सेप्ट करता है। और इसमें एक निश्चित अमाउंट जो है निश्चित डेट पे करने का जो है वो प्रॉमिस किया होता है। तो बिल पेएबल जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। तो क्रेडिट और बिल पेएबल का जो टोटल होता है वो ट्रेड पेएबल होता है, वो हमारी लायबिलिटी है, और इसको हम बैलेंस शीट में एज ए करंट लायबिलिटी शो करते हैं।
तो बेटा जो नेक्स्ट हमारी टर्म है वो है डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट एक तरह की लिस्ट प्राइस में रिडक्शन होती है। जो भी प्राइस जो है वो प्रिंट होती है प्रोडक्ट पे, उसमें जो भी रिडक्शन होती है, जो कम प्राइस हम जो पे करते हैं या हम रिसीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो बेटा ये दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सेलर द्वारा बायर को गुड्स की परचेज के टाइम पे दिया जाता है कि अगर कुछ कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाइड करते हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंगली। तो बेटा ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट परचेज और सेल के टाइम पे होता है तो उसको हम उसकी टोटल वैल्यू में से डिडक्ट करने के बाद ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। मतलब नेट सेल्स या नेट परचेज ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट डिस्काउंट है वो है कैश डिस्काउंट। बेटा ये कैश पेमेंट को इनकरेज करने के लिए जो है वो दिया जाता है। तो ये जिस पार्टी द्वारा ये डिस्काउंट दिया जाता है उसके लिए ये एक्सपेंस होता है, और जिसको ये डिस्काउंट रिसीव होता है उसके लिए ये इनकम होती है। तो बेटा ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है दोनों पार्टीज़ के। मतलब जिस पार्टी ने डिस्काउंट दिया है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो होगा क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस है, और जिस पार्टी को ये रिसीव हुआ है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में एज ए इनकम शो होगा।